हेलो डियर स्टूडेंट्स, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और आज के इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 और इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे द साउंड ऑफ म्यूजिक के बारे में। और ये चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइड है और पहले पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे जो एवलिन ग्लेनी है, लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। और इस चैप्टर के अंदर आने वाले सभी इंपोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स को हम कवर करेंगे। इसके साथ साथ जो सेकंड पार्ट है जिसके अंदर हम जानेंगे द सहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां, इनके बारे में जानेंगे। और इस चैप्टर के अंदर भी आने वाले जो इंपोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं उनको कवर करेंगे। और न सिर्फ वर्ड मीनिंग्स को कवर करेंगे बल्कि इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशंस को भी हम देखने वाले हैं और कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर के ऊपर बेस्ड होने वाले हैं उनको भी हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर क्या दिया हुआ है। अगर आप इसके फर्स्ट पैसेज को देखें तो यहाँ लिखा हुआ है, रश योर क्राउड्स जॉस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। देखिए, रस का मतलब होता है जो व्यस्ततम चीज होती है, जो बहुत ही व्यस्त हो, क्राउड से, राइट। क्राउड का मतलब होता है भीड़, राइट। तो जो भूमिगत प्लेटफॉर्म है, अंडरग्राउंड ट्रेन जो प्लेटफॉर्म है, उसकी जो जोस्टल जो पोजीशन है वहां पे क्या हो रहा था, लोग धक्का मुक्की कर रहे थे। यानी कि व्यस्ततम समय की जो भीड़ थी उसमें जो अंडरग्राउंड ट्रेन का जो प्लेटफॉर्म था वहां पे एक स्थान के लिए लोग धक्का मुक्की कर रहे थे। A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as they felt the vibration of approaching train. A slight girl यानी कि एक मामूली सी लड़की जो लुकिंग यंगर देन 17 ईयर्स, जो कि 17 साल की भी उम्र से छोटी लग रही थी, और वॉज नर्वस, वो नर्वस थी, येट एक्साइटेड, बल्कि एक्साइटेड भी थी, नर्वस भी थी और एक्साइटेड भी थी, क्योंकि जो आने वाली ट्रेन की जो कंपन थी, जो वाइब्रेशन थी, उसको महसूस करते हुए वो घबराई हुई थी, एक्साइटेड भी थी। वॉज नर्वस येट एक्साइटेड, सी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन। It was her first day at prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenagers fresh from Scottish form. It was a first day. उसका कह सकते हो कि लंदन में जो एक प्रतिष्ठित रॉयल अकेडमी थी, एकेडमी ऑफ म्यूजिक, उसका पहला दिन था वहां पे। और एक स्कॉटिश फॉर्म में एक कह सकते हो कि एक जो नई जो टीनेजर्स है, जो फ्रेश है, उसके लिए काफी कठिन था। डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर, सो फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिश फॉर्म, यानी कि जो एक स्कॉटिश फॉर्म की एक नई जो टीनेजर्स थे उसके लिए काफी कठिन था। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड द बिगर चैलेंजेस देन द मोस्ट। सी वाज प्रोफाउंडली डीफ। और लेकिन उसकी जो महत्वाकांक्षाएं थी, जो एस्पायरिंग म्यूजिशियन, वो कह सकते हो कि जो अन्य जो संगीतकार थे, अन्य लोगों की तुलना में एक बड़ी चुनौतियों का सामना था। अ बिगर चैलेंजेस द मोस्ट, सी वॉज प्रोफाउंडली डीफ, क्योंकि वह एक पूर्ण रूप से बाधिर थी, यानी कि वो बहरी थी, डीफ थी, प्रोफाउंडली डीफ, राइट। और यहाँ पे अगर इस पैसेज को हम समझने की कोशिश करें तो कुछ मीनिंग्स हमें मिली, जैसे कि क्राउड का मतलब होता है लार्जर नंबर ऑफ गैदर्ड पीपल क्लोजर टुगेदर, जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, उनको हम कहते हैं भीड़। और एक्साइटेड का मतलब होता है जब आप इमोशनली एजिटेटेड हो जाते हो, ट्रिगर्ड करती है कोई इमोशन, आप बिल्कुल उत्साहित हो जाते हो, उसको कहते हैं एक्साइटेड। और वाइब्रेशन का मतलब होता है कंपन, राइट, और जिसमें फीलिंग होती है, इन्फ्लुएंस होती है ह्यूमन कम्युनिकेशन से या फिर किसी अलग चीज से, तो वो वाइब्रेशन होती है। और डॉन्टिंग का मतलब होता है जिसमें फियर हो, डिस्करेज हो, राइट, उसको हम कहते हैं डॉन्टिंग। और प्रोफाउंडली का मतलब होता है तो ग्रेट एक्सटेंट जिसके अंदर होगा, डीपली आप कह सकते हो, डीप का मतलब होता है बहरा। तो इन सारी चीजों को अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करें और इस पैसेज को समझने की कोशिश करें तो बहुत इजीली आप समझ पाओगे कि जो व्यस्ततम समय की भीड़ थी और जो अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म पर एक स्थान के लिए लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं, एक मामूली सी लड़की जो कि 17 साल की उम्र से भी छोटी लग रही थी, और आने वाली ट्रेन की जो वाइब्रेशन थी उसको फील करके वो बहुत ही घबराई हुई थी, लेकिन उसके अंदर क्या था, एक्साइटेड भी थी।
और जो लंदन में एक जो प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में उसका पहला दिन था, फर्स्ट डे ऑफ प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी, राइट। और जब उसका पहला दिन था, और कह सकते हो कि एक स्कॉटिश फॉर्म में एक नई टीनेजर्स के लिए काफी कठिन दिन था, इनफ फॉर एनी टीनेजर्स फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिश फॉर्म। बट उसकी जो महत्वाकांक्षा थी, अन्य जो संगीतकार थे, जो म्यूजिशियन थे, अन्य लोगों की तुलना में एक बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वह पूर्ण रूप से बधिर थी। वो सुनने में असमर्थ थी, वो बहरी थी, आप कह सकते हो। एलिन जो गैलिन थी, सच लोस हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। जो एवलिन ग्लेनी थी, और जो उनकी सुनने की शक्ति थी वो ग्रेजुअली धीरे धीरे कम हुई। हर मदर remembers noticing something was wrong when 8 years old. Evelyn was waiting to play the piano. और जो एवलिन ग्लेनी थी, उनकी जो सुनने की शक्ति में धीरे धीरे कमी हुई, लेकिन उनकी माँ को याद है कि जब उन्होंने देखा था कि कुछ गलत था, और जब वो 8 साल की थी, एवलिन पियानो बजाने के लिए इंतजार कर रही थी। शी वॉज वेटिंग टू प्ले पियानो। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। और उन्होंने उसका नाम पुकारा, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ी। आई सडनली रियलाइज शी हैड नॉट हियर्ड, सेज इजाबेल ग्लेनी। और इजाबेल ग्लेनी कहती हैं कि मुझे अचानक एहसास हुआ कि उसने नहीं सुना है। और फॉर क्वाइट वाइल एल्विन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। और कुछ समय तक जो एवलिन थी, उसके जो फ्रेंड्स थे, जो टीचर्स थे, उससे बढ़ते बहरेपन को छुपाने में कामयाब रही। कुछ समय तक तो कामयाब रही, वाइल मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। बट लेकिन जब वो 11 वर्ष की थी, बट बाय द टाइम शी वॉज 11 एंड मार्क्स had deteriorated, and her head mistress urged her parents to take her to a specialist. और लेकिन जब वो 11 वर्ष की थी, तो वहाँ पे उसके जो मार्क्स थे वो कम हो गए थे, और उनकी जो प्रिंसिपल थी, जो प्रधानाध्यापिका थी, और उनके पेरेंट्स से उन्होंने कहा कि आप एक किसी स्पेशलिस्ट के पास इसे ले जाएं। और इसके बाद धीरे धीरे it was then discovered hearing was severely impaired to results of gradually nerves damage. और धीरे धीरे पता चला कि जो उनकी नर्व्स हैं, वो धीरे धीरे श्रवण शक्ति जो है उनकी, वो बिगड़ गई थी। सुनने की जो क्षमता थी वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। उसके जो उन्होंने डिस्कवर किया, ये चीजें धीरे धीरे पता चली, जो रिजल्ट उनका था ग्रेजुअली नर्व्स डैमेज। और उसे सलाह दी गई, they were advised that she should be fitted with the hearing aids and sent to school for the deaf. Everything will suddenly look black, Shay Alvin. और उन्होंने सलाह दी कि इसे एक जो सुनने की मशीन होती है वो लगाई जाए, और किसी जो डीफ स्कूल होते हैं वहां पे उनको भेजा जाए, सेंट टू द स्कूल फॉर डीफ। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक। और एल्विन कहती है कि अचानक से सब कुछ एक ब्लैक सा दिखने लगा, और अचानक सब कुछ अंधेरा सा छा गया, और अंधकार में लग रहा था। देखिए यहाँ पे कुछ मीनिंग्स हैं। ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, चेंजिंग होती है, मूविंग होती है। कंसील का मतलब होता है कोई चीज को छुपा लेना, हाइड कर लेना, विड्रॉ कर लेना, ऑब्जर्वेशन हटाना। और डिट्रोरेट का मतलब होता है जब आप किसी चीज में एक अलग वे में आप बात करते हैं, उसको हम कहते हैं मार्क साइड। डिट्रेट्स मतलब कमी होना, डिस मतलब कमी होना किसी चीज में। ट्रेडेटेड मतलब होता है मार्क्स में बड़े थे, लेकिन डी लग गया, डी का मतलब होता है कमी। कहीं भी डी लगाओ, डी मतलब कमी, राइट। ग्रेस, डिसग्रेस तो कमी होती है धीरे धीरे। और इस तरीके से अगर हम इस पैसेज को फिर से समझने की कोशिश करें, तो आप कह सकते हो कि जो एल्विन ग्लेनी थी, उनकी जो सुनने की क्षमता थी उनमें धीरे धीरे ग्रेजुअली कमी आई। और उनकी मदर को याद आई कि जब उन्होंने देखा कि कुछ गलत था, जब वो 8 साल की थी और एल्विन पियानो बजाने के लिए इंतजार कर रही थी। लेकिन उन्होंने जब उसका नाम पुकारा तो वो आगे नहीं बढ़ी। और इजाबेल ग्लेन कहती हैं कि मुझे अचानक एहसास हुआ कि उसने नहीं सुना है। कुछ समय तक तो कामयाब रही, अपने दोस्तों से, टीचर से, इन सारी चीजों को छुपाने में, डेफनेस को कंसील कर लिया। लेकिन
लेकिन जैसे वो 11 वर्ष की हुई, 11 साल की हुई, तो उसके जो मार्क्स थे वो कम होने लगे। और मार्क्स कम होने की वजह से जो उनके हेड मास्टर्स थी, उन्होंने अर्ज किया उनके पेरेंट्स से कि आपको इसे किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाना चाहिए। और उन्होंने डिस्कवर किया कि धीरे धीरे जो इसके रिजल्ट्स हैं, जो उसकी नर्व्स हैं, सुनने की क्षमता है, वो धीरे धीरे कम हो गई है, नर्व्स डैमेज हो गई हैं। और उन्होंने एडवाइस दिया कि इसे एक हियरिंग एड्स लगाने होंगे और स्कूल में भेजा जाना होगा। और उसके भेजने से क्या होगा कि जैसे आप इसे भेजोगे दूसरे स्कूल में, डीफ स्कूल में भेजना पड़ेगा, उन्होंने एडवाइस दिया। और जो एल्विन है वो कहती हैं कि अचानक से सब कुछ अंधकार में ऐसा लग रहा था जब ये सारी बातें उन्होंने सुनी और जानी। आगे बढ़ते हैं। बट जो एवलिन थी वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन वो गिव अप करने वाली नहीं थी, हार मानने वाली नहीं थी। सी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। और एक सामान्य जीवन व्यतीत करने और अपनी जो संगीत में जो रुचि थी, जो इंटरेस्ट था, उसको आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से डिटरमाइंड थी वो। मतलब डिटरमाइंड का मतलब होता प्रतिबद्ध थी। One day she noticed a girl playing xylophone and decided that she wanted to play it too. और एक दिन एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा और फैसला किया कि वह इसे बजाना चाहती हैं, वह भी इसे बजाना चाहती हैं। और मोस्ट ऑफ टीचर डिस्करेज्ड हर, बट परसुएशनिस्ट रॉन फॉप स्पॉटेड हर पोटेंशियल। और जो ज़्यादातर जो टीचर्स थे, अधिकांश जो शिक्षक थे, उससे ने उसे हतोत्साहित किया कि, और लेकिन जो आप कह सकते हो कि जो तालबोत बजाने वाले रॉन फॉब्स ने उसकी जो पोटेंशियल था उसको पहचान लिया। he began to tuning to large drums to different notes। और उसने दो बड़े ड्रमों पर अलग अलग धुन बजाकर शुरुआत की। और डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, शी वुड से। और वो कहते थे कि अपने कानों से के माध्यम से मत सुनो। और suddenly I realized she could not feel the higher drum, the best up at the lower one of the best down, right? और एल्विन कहती थी कि उसे किसी तरीके से समझाने की कोशिश करो और किसी और तरीके से समझाने की कोशिश करो, कानों से मत सुनो। और he began to tuning to large drums, different notes. Don't listen through ears, आप कानों से सुनने की कोशिश मत करो, कानों के माध्यम से मत सुनो। और he would say try to sense it some other way, इसे किसी और तरीके से समझाने की कोशिश करो। says एल्विन, एल्विन ने कहा अचानक से, suddenly I realized, और अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैं कमर ऊपर करने से जो उच्च ड्रम थे उसको महसूस कर सकती थी, और कमर नीचे करने से निचले ड्रम को महसूस करती थी। वेस्ट डाउन करने से नीचे वाले को और वेस्ट अप करने से ऊपर वाले को फील कर पा रही थी। फोर्ब्स रिपीटेड दिस एक्सरसाइज एंड soon Alvin discovered that she could sense certain notes in a different parts of her body। और जो फोर्ब्स थे उन्होंने इसको डबल से एक्सरसाइज को दोहराया, रिपीट किया, और जल्दी एल्विन को पता चला कि वह कुछ स्वरों को अपने शरीर के जो अलग अलग डिफरेंट भाग थे उनको महसूस कर सकती है। और repeated the exercise, soon Alvin discovered she could sense certain notes of different parts of her body. I had learned to open my mind and body to sound and vibration. The rest was, she is determined to hard work. और मैंने अपने मन और जो हमारी जो बॉडी थी उससे जो साउंड था उसको महसूस करने के लिए उसे खोलना सीख लिया था। और बाकी जो थी वो हमारी डिटर्मिनेशन थी, हार्ड वर्क और कड़ी मेहनत थी। देखिए यहाँ पे कुछ मीनिंग्स हमें मिली है। जैसे परसुएशनिस्ट का मतलब होता है जो साउंड को स्ट्राइक करता है ईयर में, कानों में। रिपीटेड का मतलब होता है किसी चीज को दोहराना, अगेन एंड अगेन उस चीज को करना, उसको हम कहते हैं रिपीटेड। अगर हम फिर से इन सारी चीजों को ध्यान से समझने की कोशिश करें तो आप इजीली समझ पाओगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेकिन जो एल्विन थी वो हार मानने वालों में से नहीं थी, वो एक नॉर्मल लाइफ को जीना चाहती थी और अपने जो म्यूजिक का जो इंटरेस्ट था उसको परस्यू करना चाहती थी। एक दिन उन्होंने नोटिस किया कि एक लड़की जो कि जाइलोफोन बजा रही है, उन्होंने डिसाइड किया कि वो भी बजाना चाहती है।
ज्यादातर टीचर उसे डिस्करेज करते थे, हतोत्साहित करते थे, लेकिन रॉन फॉब्स ने उसकी पोटेंशियल्स को पर्सुएट कर लिया, पहचान लिया, और उन्होंने दो बड़े ड्रम्स दिए डिफरेंट नोट्स पे, और उन्होंने कहा कि इसे अपने कानों से मत सुना, इसे किसी और तरीके से अदर वे में समझाने की कोशिश करो, ही वुड से। एल्विन ने कहा कि अचानक उसे रियलाइज हुआ कि वो फील कर सकती है हायर ड्रम को वेस्ट को अप करके और वेस्ट को डाउन करके लोअर वन को। फोर्ब्स ने ये फिर से रिपीट किया और बहुत जल्दी एल्विन ने डिस्कवर कर लिया अपने सेंसेस को, अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट से उसे सेंस करने के लिए अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को उसने खोल लिए थे। उसने कहा आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी। मैंने कहा कि माइंड्स और बॉडी को अलग अलग वाइब्रेशंस और साउंड्स की वजह से ओपन कर लिया। द रेस्ट वॉज, बाकी सारी चीजें तो हमारी डिटर्मिनेशंस और हार्ड वर्क थी, राइट। आगे बढ़ते हैं और इस पैसेज में आगे देखें तो लिखा हुआ है कि शी नेवर लुक बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड्स, और उस समय से उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. और उसने एक युवा ऑर्केस्ट्रा था उसके साथ यूके में, यूनाइटेड किंगडम में का दौरा किया जब वह 16 साल की थी। उसने संगीत को अपना जीवन बनाने का फैसला किया। She had decided to make music her life. She auditioned for Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy. और उसने जो रॉयल एकेडमी थी उसमें जो म्यूजिक के लिए ऑडिशन दिए और एकेडमी के हिस्ट्री में, एकेडमी के इतिहास में सबसे अधिक उसने मार्क्स प्राप्त किए। सी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रा वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, और धीरे 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 उसने ऑर्केस्ट्रा के काम से निकलकर सोलो परफॉर्मेंस देना चालू कर दिया। सोलो का मतलब होता है अकेले परफॉर्मेंस देना चालू कर दिया। और अपने 3 साल के पाठ्यक्रम में एंड द एंड ऑफ द 3 years कोर्स सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ टॉप अवार्ड्स, और ज्यादातर जो अवार्ड्स होते हैं वो उसे मिले थे। और इसी तरीके से आप कह सकते हो कि एंड फॉर ऑल दिस, और इस सभी के लिए एल्विन वुड नॉट एक्सेप्ट हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट्स, और इन सब के लिए एल्विन जो महान उपलब्धि तक पहुंचने के लिए किसी भी तरीके की सहायता को स्वीकार नहीं करती थी। एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट्स, इफ यू वर्क हार्ड एंड नाउ वेयर आर यू गोइंग यू विल बी गेट देयर। अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं, इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर आर यू गोइंग, और आपको पता होता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप वहां पे पहुंच जाएंगे, यू विल गेट देयर। एंड सी गॉट राइट टू द टॉप, the world most sought after multi-percussionist with the mastery of the some thousands instruments and hectic international schedule। और उसको पता था कि अगर यदि कोई भी कड़ी मेहनत करता है और उसको पता था कि आप कहाँ जा रहे हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात कही है कि यदि आपको पता है ना कि आप कड़ी मेहनत करते हैं और आप जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप वहां पे पहुंच जाएंगे। और वो सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गई थी। एंड he got right to the top and the world most, और विश्व में सबसे अधिक मांग वाली वो जो परसुएशनिस्ट थी, तबला वादक थी, वो बन गई थी। मास्टरी ऑफ सम थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, उसने बहुत सारे हजारों जो इंस्ट्रूमेंट्स थे उसमें मास्टरी हासिल कर ली थी, महारत हासिल कर ली थी। और उसका जो इंटरनेशनल शेड्यूल था बहुत ही हैक्टिक, व्यस्तम था एकदम। अगर आप देखें तो ऑडिशन का मतलब होता है कैप्चर्ड का ऑडिशन का मतलब होता है किसी चीज के लिए आप ऑडिशन देते हो, मतलब आप एक तरीके से एग्जामिन्ड होते हो उस चीज के प्रति। और अगर हम बात कर रहे हैं हेरोइक का मतलब होता है सुटेबल फॉर कैरेक्टर्स, साइज, कॉन्सेप्ट, उस चीज के लिए कोई अवार्ड दिया जाता है। शॉर्ट का मतलब होता है सर्च करना क्वेस्ट को, और ऑडिशन का मतलब होता है एक ट्रायल हियरिंग, जिसको कह सकते हो सिंगर, एक्टर, जो अदर परफॉर्मेंस होती है उन सब चीजों में होता है। और अगर फिर से आप इन सारी चीज़ों को देखो और ध्यान से समझने की कोशिश करो तो आप इजीली देख पाओगे कि उसने कभी फिर उस पॉइंट से पीछे मुड़ करके नहीं देखा। और यूनाइटेड किंगडम में एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ उन्होंने ज्वाइन किया। फिर उसके बाद जब वो 16 साल की थी, उन्होंने डिसाइड किया कि पूरी म्यूजिक को ही लाइव बनाएगी, और उसने ऑडिशन दिया रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में। और अब तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा मार्क्स उन्होंने प्राप्त किए थे रॉयल एकेडमी के अंदर, म्यूजिक के अंदर। और ग्रेजुअली धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रा से वो सोलो परफॉर्मेंस की तरफ मूव करती गई। और लास्ट के 3 इयर्स में उसने कैप्चर किया टॉप ऑफ अवार्ड्स, जो भी अवार्ड्स होते हैं बहुत सारे अवार्ड्स उसे मिले।
अचीवमेंट्स बहुत सारे हुए, लेकिन वो कभी भी किसी से मदद के लिए हेरोइक अचीवमेंट्स नहीं लेती थी। इफ यू वर्क हार्ड, यदि आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हो और कठिन परिश्रम करते हो तो आप वहां पहुंच जाते हो। और वो बिल्कुल टॉप पे पहुंच गई थी और वर्ल्ड की सबसे ज्यादा मल्टी परसुएसनेस, मतलब जो वादक यंत्रों में उसने मास्टरी हासिल कर ली थी, थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में। एंड हैक्टिंग इंटरनेशनल शेड्यूल, उसका जो इंटरनेशनल शेड्यूल था वो काफी हैक्टिक हो गया था, इतना फेमस हो गई थी। इट intriguing to watch Allen function so effortlessly without hearing। और यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जो कि आप समझ पाओगे कि जो एल्विन में बिना सुनने की क्षमता से, बिना श्रवण शक्ति के आप कह सकते हो, इतनी सहजता से कार्य करते हुए देखना दिलचस्प था। वॉच एल्विन फंक्शंस टू effortlessly without hearing। In our 2 hour discussion, she never missed a word। और हमारी 2 घंटे की चर्चा में वो एक शब्द भी नहीं भूली। मैन विथ बुशी बियर्ड विथ गिव मी ट्रबल शी लॉफ। और एक जो बुशी बियर्ड वाला, एक बिल्कुल लंबी दाढ़ी वाले, झाड़ सी दाढ़ी वाले एक पुरुष ने मुझे परेशानी देते हैं और वह हंसी। शी डिड नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, it's a whole face, especially the eyes। और यहाँ सिर्फ ओठों को ही नहीं देखना है, यह पूरा चेहरा है और विशेष रूप से आंखों को देखना है। इट्स होल फेस स्पेशली द आईज, और विशेष रूप से आंखों को देखना है। शी स्पीक फ्लॉलेसली विथ स्कॉटिश लिल्ट। और वह स्कॉटिश गीत में जो है वो एक बिल्कुल परिशुद्ध बोलती थी। वो कहती थी वो कहती थी कि माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। और वो कहती है कि मेरी जो बोली है वो बिल्कुल स्पष्ट है क्योंकि मैं 11 वर्ष तक, मतलब 11 वर्ष तक सुन सकती थी। और बट आई डजंट एक्सप्लेन हाउ टू मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक्स जापानीज। और लेकिन यह समझ नहीं आता था कि वो फ्रेंच और जो जापानी सीखने में कैसे कामयाब रही, जो बेसिक्स जापानी होते हैं, फ्रेंच होते हैं, वो सीखने में कैसे कामयाब रही। और अगर यहाँ पे कुछ मीनिंग्स को हम देखें तो इजीली आप ऑब्जर्व कर पाओगे कि इंट्रिग्यूइंग का मतलब होता है एक ग्रेट इंटरेस्ट होता है, क्यूरियोसिटी होती है। और इसी का मतलब होता है ओवरग्रोन, जहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है झाड़ियों जैसी। और फ्लॉलेसली का मतलब होता है नो डिफेक्ट्स एंड नो फॉल्ट्स, बिल्कुल फ्लॉ में चलती रहती है, उसको हम कहते हैं। अगर आप फिर से इन सारी चीज़ों को देखना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि जो एल्विन है, एल्विन को बिना सुनने की क्षमता और को इतनी सहजता से कार्य करते देखना काफ़ी दिलचस्प था। और हमारी 2 घंटे के डिस्कशन में उसने एक भी वर्ड को मिस नहीं किया। और मैन, एक आदमी जो कि दाढ़ सी झाड़ी वाले मुझे परेशानी देते हैं, और वह हंसी कि यहाँ सिर्फ होठों को देखना नहीं है बल्कि एक पूरा चेहरा है, और विशेष रूप से स्पेशली आईज को। और एक स्कॉटिश गीत के साथ बहुत ही परिशुद्ध बोलती थी। और वो कहती है कि मेरी बोली है ना बिल्कुल स्पष्ट है क्योंकि मैं 11 वर्ष तक तो सुन सकती थी, लेकिन समझ नहीं आता कि वो फ्रेंच और जो मास्टर जो बेसिक्स होते हैं जापानीज, वो कैसे सीखने में कामयाब रही। एज फॉर म्यूजिक, सी एक्सप्लेन्ड, इट्स प्योर इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। संगीत के लिए वह कहती है कि मेरे शरीर के हर हिस्से में बहता है संगीत। इट टिंगल इन स्किन, माई चिकबोन्स एंड इवन इन माई हेयर। और वो कहती है यह मेरी त्वचा में, मेरे गालों में, मेरी हड्डियों में, यहाँ तक कि मेरे बालों में भी झुनझुन करता है। When she plays xylophone, she can sense the sound passing through sticks into the fingertips। और जब वो जाइलोफोन बजाती है तो वो ध्वनि जो होती है, जो साउंड होता है, उसकी छड़ी से गुजरकर अपनी उंगलियों में महसूस कर सकती है। और ड्रमों पर झुक झुक कर वो अपने शरीर में गूंज को बहते हुए फील कर सकती है, राइट। और बाय द लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम शी कैन फील रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। वो अपने बॉडी में बिल्कुल अपने शरीर में गूंज को, ड्रमों पर झुक कर अपने शरीर में गूंज को बहते हुए महसूस कर सकती है। फ्लॉलेसली फ्लोइंग हर बॉडी, राइट।
और ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म्स शी रिमूव हर शूज, और एक लकड़ी के मंच पर वो अपने जूते निकालती है ताकि कंपन उसके नंगे पैरों से गुजरकर उसके पैरों तक ऊपर चढ़े। उस वाइब्रेशन को वो फील करना चाहती है। नॉट सरप्राइजिंग, और ये आश्चर्यजनक नहीं है कि जो एल्विन है वो अपने जो ऑडियंस है उनको बहुत पसंद करती है। और 1991 में शी वॉज प्रेजेंट विद रॉयल फिल्मोरिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। और 1991 में जो रॉयल फिल्मोरमैनिक सोसाइटी है उसने एक स्पेशल जो एकल कलाकार होते हैं जो सोलो परफॉर्मेंस देते हैं उनको अवार्ड दिया गया। और सेज मास्टर परसुएशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, और जो एक तबला वादक थे मास्टर जिनका नाम जेम्स ब्लेड था, वो कहते हैं God may have taken her hearing but has given to back something extraordinary। उन्होंने कहा है कि वो कहते हैं कि भगवान ने भले ही इसकी जो सुनने की क्षमता है वो छीन ली हो, लेकिन कुछ ऐसा स्पेशल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ असाधारण वापस दिया है हम जो सुनते हैं। और वॉट वी सी फील, हम जो सुनते हैं और वह हम में से किसी से कहीं अधिक गहराइयों तक महसूस कर सकती है। शी फील्स फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, दैट्स व्हाई शी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली। और इस वजह से वो म्यूजिक को इतना बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर पा रही है, खूबसूरती से व्यक्त कर पा रही है। देखिए कुछ चीजें हैं, टिंगल का मतलब होता है एक सेंसेशन, राइट, और एक कॉज होता है सेंसेशन का, उसको हम टिंगल कहते हैं। रेजोनेंस का मतलब होता है गूंज, एक क्वालिटी होती है रेजोनेंट का स्टेट ऑफ क्वालिटी, जिसके कहते हैं ना आप गूंज को फील करते हो, वो होती है रेजोनेंस। अगर आप फिर से इस पैसेज को समझना चाहते हैं कि क्या दिया हुआ है, तो आप कह सकते हो कि एज पर म्यूजिक सी एक्सप्लेन, वो म्यूजिक के लिए एक्सप्लेन करती है कि वो पूरे उसके बॉडी में, ये पूरे इट्स पोर इन थ्रू हर एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, इसके हर बॉडी के पार्ट में, और वो अपने स्किन में, चिक बोन्स में, इवन इसके हेयर में, बालों में भी। जब वो जाइलोफोन प्ले करती है तो वो साउंड को अपने स्टिक्स के थ्रू, फिंगर टिप्स के थ्रू आने देती है और उसको सेंस कर सकती है। और लर्निंग के अगेंस्ट ड्रम्स में वो फील करती है एक गूंज को अपनी बॉडी में। और जो वुडन प्लेटफॉर्म होता है, लकड़ी के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उसके लिए वो अपने शूज को निकाल देती है, रिमूव कर देती है, ताकि उसकी वाइब्रेशन को अपनी फीट और अपने पैरों में फील कर सके। नॉट सरप्राइजिंग इवन डिलाइटली हर ऑडियंस, वो अपने ऑडियंस से बहुत प्यार करती है। और 1991 के अंदर उसको शी वॉज प्रेजेंटेड विद रॉयल फिल्मेट्रिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलिस्ट अवार्ड्स। और 1991 के अंदर जो रॉयल सोसाइटी है उसके द्वारा जो एकल परफॉर्मेंस होती है, जो सोलो परफॉर्मेंस होती है, उसको अवार्ड दिया गया। और मास्टर परसुएशनिस्ट, एक तबला वादक के मास्टर जेम्स ब्लेड कहते हैं कि भगवान ने भले उसकी हियरिंग की जो कैपेसिटी है वो वापस ले, लेकिन उसको कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया हुआ है, जो जिससे कि वो फील कर सकती है एक आम इंसान से ज्यादा, वो फील कर सकती है डीपली एनी ऑफ अस, किसी से भी ज्यादा। दैट्स व्हाई, इस वजह से वो एक्सप्रेस कर पा रही है म्यूजिक को इतना ब्यूटीफुल तरीके से। और जो एल्विन है वो कन्फेस करती हैं सी इज समथिंग ऑफ वर्कहॉलिक, और वो कबूल करती हैं कि वह एक प्रकार की वर्कहॉलिक है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफ्टन हार्डन देन क्लासिकल म्यूजिशियन, और मुझे सिर्फ काम करना है, और अक्सर जो शास्त्रीय संगीत की तुलना में अधिक कठिन, बट रिवॉर्ड्स आर इननुमरस, लेकिन जो रिवॉर्ड्स है ना, जो पुरस्कार हैं, उससे बहुत ज्यादा है। अपार्ट फ्रॉम अ रेगुलर कंसर्ट, Alvin also give free concert in prisons and hospitals। देखिए जो उसके रेगुलर कंसर्ट थे, उसके अलावा कुछ फ्री कंसर्ट भी हैं, जैसे कि मुफ्त में अस्पतालों में, जेलों में अपने जो संगीत के समारोह होती है उसको करती है। She also gives high priority to classes for young musicians, और जो यंग म्यूजिशियंस हैं उनके लिए वो ज़्यादा प्रायोरिटी देती हैं, प्राथमिकता देती हैं। और एंड रिचलिन ऑफ बिटोवन फाउंड द डीफ चिल्ड्रन सेल्स शी वाज साइनिंग इंस्पिरेशंस फॉर डीफ
चिल्ड्रेन, और जो बच्चे सुन नहीं सकते उनके लिए जो बिथोवेन फंड और एंड जो बिथोवेन फंड के एंड रिचलिन कहते हैं कि वह जो बच्चे सुन नहीं सकते उनके लिए एक चमकती, एक शाइनिंग इंस्पिरेशन की तरह एक प्रेरणा है जो उसे देखते हैं। दे सी दैट दे इज नाउ वेयर दे कैन नॉट गो। वे देखते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वे जा नहीं सकते। और इस तरीके से कुछ मीनिंग्स भी हैं यहाँ पे जिसको आप और बेटर वे में समझ सकते हो। देखिए, कन्फेस का मतलब होता है किसी चीज को आप मानते हो, कबूल करते हो। वर्कहॉलिक का मतलब होता है जो काम में बिल्कुल डूबा होता है पर्सन। प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता। आप किस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी देते हो ये डिपेंड करता है आप पे कि आप किस तरीके से चीजों को लेते हो। तो अगर हम फिर से इस पैसेज को समझने की कोशिश करें तो आप देखोगे कि जो एवलिन है वो कबूल करती हैं कि वह एक प्रकार की वर्कहॉलिक है, और वो बिल्कुल उन्हें सिर्फ काम करना, आई जस्ट गॉट टू वर्क। ऑफ्टन हार्ड एंड क्लासिकल म्यूजिशियन, एक जो अक्सर जो शास्त्रीय संगीतकार होते हैं ना उनकी तुलना में और अधिक कठिन काम करना है, लेकिन ये जो अवार्ड्स हैं, जो रिवॉर्ड्स हैं उससे कहीं ज्यादा। और जो नियमित संगीत समारोह होते हैं उसके अलावा उसके अलावा वो फ्री कंसर्ट करती हैं जेलों के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए। जो यंग म्यूजिशियंस होते हैं उनकी क्लासेस को ज़्यादा प्रायोरिटी देती हैं। और रिचलिन्स बिथोवेन फंड के डीफ चिल्ड्रेन, वो कहते हैं रिचलिन डेवलप्ड फंड्स फॉर डीफ चिल्ड्रेन के लिए वो कहते हैं कि वो एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है डीफ बच्चों के लिए जो सुन नहीं सकते, और ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहां वो पहुंच नहीं सकते। उनके बारे में ये बात कही गई है, राइट। यानी कि बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे आपको देखने को, समझने को मिल रही है। और एल्विन के बारे में कहा गया है कि जो एल्विन है वो एल्विन ग्लेनी हैज ऑलरेडी अकॉम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट ऑफ ट्वाइस हर एज। और एल्विन ग्लेनी ने पहले से ही अपनी उम्र के जो दोगुना लोग हैं उनको सिखाया। She has brought persuasions to front of orchestra, और वो ऑर्केस्ट्रा में के सामने तालवाद को लाई और प्रदर्शन किया। एंड डेमोन्स्ट्रेट द ही कैन वेरी मूविंग, और ये बहुत अच्छे से प्रदर्शन किया कि वो बहुत बढ़ सकती है। उन्होंने उन लोगों को प्रेरणा दी। She has given inspirations to those who are handicapped people who looked to her and say, if she can do it, so I can and not the least. She has given numerous pleasures to millions. और उसने लाखों लोगों को प्रेरणा दी जो लोग देखते हैं और कहते हैं कि अगर वो ऐसा कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। ये कम नहीं है उन लोगों के लिए जो विकलांग हैं, जो हैंडीकैप हैं, उन लोगों को उन्होंने प्रेरणा दी। और आप कह सकते हो कि उन्होंने लाखों लोगों के जीवन में वो खुशियां भर दी। She has given an numerous pleasures to millions. Accomplish का मतलब होता है किसी चीज को कंप्लीट करना और सिखाना, इन सारी चीजों को कहते हैं। परसुएशन का मतलब होता है बॉडी के अगेंस्ट किसी चीज को बिल्कुल शार्पनेस के साथ काम करना। और इग्नोरेंस का मतलब होता है खुशी, एक्सीडिंग कॉमन साइज, एक्सटेंड किसी चीज को बढ़ा देना, एकदम बिल्कुल खुशियां भर देना। आप कह सकते हो कि अगर इस पैसेज को फिर से अगर आप समझना चाहते हो तो आप कह सकते हो कि जो एल्विन ग्लेनी है उन्होंने पहले से ही ऑलरेडी मोस्ट ऑफ लोगों को, अपनी उम्र के ज्यादा बड़े लोगों को सिखाया है। वो ऑर्केस्ट्रा के सामने एक तालवाद को लाई है और डेमोन्स्ट्रेट कैन वेरी मूविंग और प्रदर्शन किया है, और ये बहुत बढ़ सकती है। और उसने उन लोगों को प्रेरणा दी। She has given those who are handicapped, जो हैंडीकैप हैं, जो विकलांग हैं, और पीपल हु लुक हर, पीपल उसे देखते हैं और कहते हैं कि if she can do it, यदि ये कर सकती है ना तो मैं भी कर सकता हूँ। और she has given numerous pleasures to millions, और उसने लाखों लोगों की जीवन में खुशियां भर दी हैं। देखिए, अगर आप देखें इस चैप्टर के अब सेकेंड पार्ट को, तो यहाँ पे सेकेंड पार्ट के अंदर अब ये कहानी जो स्टार्ट होती है ये भी साउंड ऑफ म्यूजिक से रिलेटेड है। और ये जो स्टार्टिंग कहानी है वो है बिस्मिल्ला खां की शहनाई और द शहनाई ऑफ बिस्मिल्ला खां। इसके बारे में डिटेल्ड में हम पढ़ेंगे इस पैसेज को। तो चलिए शुरू करते हैं और इस पैसेज को भी समझने की कोशिश करते हैं कि क्या दिया हुआ है यहाँ पे। इसके फर्स्ट पैसेज में अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एम्परर औरंगजेब
banned the playing of musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill unpleasant sound. जो एम्परर औरंगजेब था उसने है ना बैन कर दिया था प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाना जिसका नाम था पुंगी, इन द रॉयल रेजिडेंस, मतलब कि उसके दरबार में, जो उसका दरबार था उसमें उसके शाही निवास में जो सम्राट औरंगजेब थे उसने इस जो यंत्र था, जो इंस्ट्रूमेंट था, उस पे बैन लगा दिया था। इट हैड श्रील अनप्लीजेंट साउंड, रीजन क्या था कि इसका जो साउंड था वो अप्रिय था, वो उसको अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उसने बैन लगा दिया था। पुंगी बिकम अ जेनरिक नेम फॉर नीड्स नॉइज मेकर, और जो पुंगी था उसकी जो ध्वनि थी, जो उसका साउंड था, वो आवाज निकालने वालों के नामों में मशहूर हो गया था। नॉइज मेकर यानी कि जो आवाज निकालते हैं उस नामों में मशहूर हो गया था, जेनरिक नेम हो गया था। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड बी वन डे बी रिवाइव्ड, और कुछ लोगों ने नहीं सोचा था कि इसे फिर से रिवाइव किया जाएगा या फिर से या रिवाइव होगा। अब बार्बर का मतलब होता है जो नाई होते हैं, जो बालों को बनाते हैं। एक बार्बर फैमिली का प्रोफेशनल म्यूजिशियन हु हैड एक्सेस टू रॉयल प्लेस, जिसको रॉयल प्लेसेस में जाने का एक्सेस था, डिसाइडेड टू इम्प्रूव टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी। उसने डिसाइड किया कि ये जो पुंगी है ना, इसकी जो साउंड है, ये जो लोगों को बुरी लगती है, इसको मैं इम्प्रूव करूंगा, और इम्प्रूव टू टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी। उसने डिसाइड किया कि इसकी गुणवत्ता में सुधार करने का फैसला किया, जिसकी पहुंच, जिसका एक्सेस रॉयल प्लेस तक जाने का था। ही चूज पाइप विथ नेचुरल हेलो, उसने एक पाइप को चूज किया जो कि एक नेचुरल हेलो सिलेंडर का था। आपने देखा होगा कुछ इस तरीके का ये ध्वनि होता है, राइट। एक पाइप लिया कुछ इस तरीके का, राइट। ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ इस तरीके की कुछ पुंगी होती थी। उसने उस हेलो स्टीम में एक लंबा सा बॉर्डर लिया और पुंगी को उसके अंदर, पुंगी के अंदर अब उसने क्या कर दिया ना, 7 होल्स कर दिए, 7 होल्स कर दिए। उस जो बॉडी थी, जो बनी हुई थी पाइप की, वुडन लकड़ी की, उस पे 7 होल्स कर दिए थे, और उसके थ्रू वो फिर बजाना स्टार्ट कर दिया। उसने फिर से क्या कर दिया, उसको बजाना स्टार्ट कर दिया। जब उसने उसको बजाना स्टार्ट किया, when he play choosing opening some their holes, उसके अंदर कुछ होल्स कर दिए, soft and melodious sounds were produced, और इससे क्या हुआ कि अब उससे जो आवाज निकल रही थी वो बहुत ही मेलोडी साउंड था, बहुत ही प्यारी सी साउंड हो गई थी, सॉफ्ट साउंड हो गया था उसका। जहाँ पे ये जो पुंगी थी वो लोगों को अच्छी नहीं लगती थी, अप्रिय लगती थी, अब उसके साउंड बिल्कुल नरम हो गए थे, मधुर हो गए थे। और He played an instrument before royalty. Everyone was impressed. जब उसने उस इंस्ट्रूमेंट को रॉयलिटी, राजा के सामने बजाया, तो हर कोई इससे प्रभावित हुआ। Everyone was instrument. The instrument so different from the पुंगी, और ये जो इंस्ट्रूमेंट था वो पुंगी से बहुत अलग था, और इसको एक नया नाम दिया जाना था। As the story goes, और जैसे ये कहानी आगे बढ़ती गई, तो ये this story goes, since it was a first play was Shah Chambers and was the played by Nai, the instrument name was named the सहनाई। देखिए हुआ क्या, अब इसका नाम सहनाई कैसे पड़ा, अब यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। कि स्टोरी गोज सिंस द फर्स्ट टाइम, इसे पहली बार शाह के चैम्बर में, राजा के दरबार में बजाया गया था। शाह, वहां से एक वर्ड लिया गया शाह, और नाई ने बजाया था, एक बार्बर ने बजाया था। तो इस तरीके से इस नए इंस्ट्रूमेंट का नाम पड़ा शहनाई। तो शह यानी कि शाह के, और नाई यानी कि नाई ने बजाया था। तो शहनाई वही जो पुंगी थी, और इसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट करके, उसके साउंड को अच्छा करके शहनाई उसका नाम रख दिया गया। देखिए यहाँ पे कुछ मीनिंग्स हैं, इन मीनिंग्स को हमें समझना होगा कि श्रील का मतलब क्या होता है, हाई पिच्ड साउंड जिसका होता है, बहुत ही हाई क्वालिटी का साउंड, उसको हम श्रील कहते हैं। और मेलोडी का मतलब होता है जिसका जो म्यूजिक होता है ना बहुत ही प्यारा हो, मधुर हो, उसको हम कहते हैं मेलोडी साउंड। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, वो क्या समझनी होगी कि फिर से अगर आप समझना चाहते हैं कि ये जो चैप्टर दिया हुआ है, ये जो पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज में क्या क्या चीजें हैं, देखिए जो सम्राट औरंगजेब था उसने बंद कर दिया था एक इंस्ट्रूमेंट को जिसका नाम पुंगी था, क्योंकि उसका जो साउंड था वो अनप्लीजेंट साउंड था, हर किसी को पसंद नहीं आया था, और रॉयल रेजिडेंस में उसको बैन कर दिया था।
पुंगी का एक जेनरिक नाम बन गया था आवाज फैलाने में, नॉइज मेकर के रूप में। और कुछ फ्यू है, किसी ने सोचा नहीं था कि एक दिन इसे रिवाइव किया जाएगा। एक बार्बर फैमिली, एक नाई फैमिली जो कि प्रोफेशनल म्यूजिशियन फैमिली थी, उसने एक्सेस किया, उसको एक्सेस था रॉयल प्लेस में जाने का। उसने डिसाइड किया कि ये जो टोनल क्वालिटी है, जो इसके साउंड की क्वालिटी है, इसको इम्प्रूव करूंगा और इसको इम्प्रूव हो सकती है। तो उसने एक चूज किया पाइप, और जो कि नेचुरल हेलो सिलेंडर का बना हुआ था, कुछ इस तरीके का पाइप था। और उसके अंदर 7 होल्स किए, और नेचुरली जब उसने बजाना चालू किया, क्लोजिंग सम दीज होल्स, किसी होल को ओपन करके किसी को क्लोज करके, सॉफ्ट मेलोडी वॉइस आने लगी, प्रोड्यूस हुई। और उसने इंस्ट्रूमेंट को रॉयल के सामने प्ले किया, रॉयल के सामने, राजा के सामने उसको प्ले किया कि हर कोई इम्प्रेस था। और इस नए जो इंस्ट्रूमेंट था, इसका नाम जो पुंगी से डिफरेंट था, उसको एक नया नाम दिया जाना था। तो एज ए स्टोरी, जिस तरीके से स्टोरी में आपने देखा कि पहली बार इसे शाह चेंबर, राजा के दरबार में, शाह के में बजाया गया, तो शाह वहां से लिया गया और ये प्ले किया गया एक नाई के द्वारा। तो दैट्स द इंस्ट्रूमेंट नेम वाज सहनाई। इस तरीके से इस इंस्ट्रूमेंट का नाम पड़ा सहनाई। अब यहाँ पे लिखा हुआ है द साउंड ऑफ सहनाई बिगन टू कंसिडर ऑस्पिशियस। अब ये जो साउंड था, अब ये जो सहनाई थी, इसके साथ क्या हुआ, सहनाई की जो आवाज थी, अब इसे ऑस्पिशियस समझा जाने लगा, मांगलिक समझे जाने लगा, मतलब मंगल कार्यों में बजाया जाने वाला साउंड समझे जाने लगा। एंड फॉर द रीजन इट इज प्लेड इन अ टेम्पल्स एंड इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट्स ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। और आप अगर देखोगे कि इसी कारण इसे अभी भी मंदिरों में बजाया जाता है। और अगर आप देखोगे, सहनाई इतना फेमस है कि अभी भी जो नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया में जो भी वेडिंग होती है, जो लोगों की शादियां होती हैं भारतीय विवाह में, एक जो अनिवार्य भाग बन गया एक नॉर्थ वेडिंग में, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया सहनाई, इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, राइट। इन द पास्ट में सहनाई वॉज अ पार्ट ऑफ नौबत और ट्रेडिशनल सिंबल ऑफ द 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड इन द रॉयल कोर्ट। और आप कह सकते हो कि पास्ट में सहनाई की जो नौबत या फिर शाही अदालतों में पाया जाने वाला एक उपकरण था, जो कि पारंपरिक उसका इंस्ट्रूमेंट था, रॉयल कोर्ट्स का एक ट्रेडिशनल ये इंस्ट्रूमेंट था, जो कि शाही दरबारों में ही पाया जाता था। और टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड इन टेम्पल्स एंड वेडिंग। और अभी तक सिर्फ इसे मंदिरों और शादियों में इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन द क्रेडिट इज ब्रिंगिंग टू इंस्ट्रूमेंट इनटू क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और मंदिरों के अलावा शादियों में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इस उपकरण को शास्त्रीय मंच पर ले जाने का काम, शास्त्रीय मंच पे ले जाने का काम, जो क्लासिकल स्टेजेस होते हैं वहां पे लाने का काम, और इनका शास्त्रीय मंच पर ले जाने का जो श्रेय है, जो आप कह सकते हो जो क्रेडिट है, वो जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जाता है। और आप कह सकते हो कि यहाँ पे कुछ मीनिंग्स हमें मिली, जैसे ऑस्पिशियस, जैसे एक मीनिंग है इंडिस्पेंसिबल, इनसेम्बल, इन सब की अलग अलग। ऑस्पिशियस का मतलब होता है जिसमें प्रोमाइसिंग सक्सेस के चांसेस हों, उसको हम कह सकते हैं। अगर ऑस्पिशियस का मतलब समझना है तो आप समझ सकते हो कि जो प्रोमिसिंग सक्सेस है उसको हम कहते हैं। और इसके अलावा जो इंडिस्पेंसिबल है, जिसमें हम कहते हैं नेसेसरी हो, जो इसेंशियल हो, उसको हम कहते हैं। और जो इनसेम्बल है, इसका मतलब होता है एक पूरा कॉस्ट्यूम होता है ना, ट्रेडिशनल, जो 9 इंस्ट्रूमेंट जो थे रॉयल कोर्ट के, उसके अंदर ये एक तरीके का एक इंडिविजुअल था, उसमें से सहनाई भी, राइट। और यहाँ पे अगर आप फिर से इस पैसेज को समझना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि सहनाई जो थी वो इसकी आवाज को धीरे धीरे एक मांगलिक समझने जाने लगा, मतलब ये मंगल कार्यों के लिए यूज होता है। और एक रीजन था, इसके कारण इसे अभी मंदिरों में बजाया जाता था, टेम्पल्स में, लेकिन अभी किसी भी जो नॉर्थ इंडियन वेडिंग होती है वहां पे इसका एक अनिवार्य कंपोनेंट हो गया, ये अनिवार्य भाग हो गया, एक अनिवार्य भाग है। और पहले जो सहनाई थी नौबत या फिर शाही
दरबारों में, ट्रेडिशनल में जो 9 इंस्ट्रूमेंट थे उसमें रॉयल कोर्ट में, अदालतों में पाई जाती थी। और 9 उपकरणों में एक इसका एक पारंपरिक समिस्ट का हिस्सा थी। 9 ट्रेडिशनल्स में थे, इसमें से ये भी एक थी। लेकिन रिसेंटली इसे टेम्पल्स और वेडिंग में बजाया जाने लगा। द क्रेडिट ब्रिंगिंग टू द क्लासिकल स्टेज पे लाने का जो क्रेडिट है इस इंस्ट्रूमेंट का, ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जाता है। और इसके आगे अगर हम देखें, समझने की कोशिश करें, तो आप समझ सकते हो कि एज अ 5 year old, एक 5 साल का बच्चा, 5 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खां प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एशियंट स्टेट ऑफ डुमरांव इन बिहार। तो आप कह सकते हो कि 5 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खां बिहार में डुमरांव की प्राचीन संपत्ति में एक तालाब के पास गिल्ली डंडा खेलते थे। He would regularly go to nearby Biharji temple, sing a Bhojpuri chaita in end of the which he would earn a big laddu weight 1.25 kg, a prize given by the local महाराजा। तो आप कह सकते हो कि वह रेगुलरली एक बिहार जी के मंदिर में भोजपुरी चैता गाने के लिए जाते थे। और जिसके अंत में जो वहाँ के महाराजा थे उनके द्वारा एक पुरस्कार के रूप में उनको 1.25 किलो का लड्डू मिलता था। और यह 80 साल पहले हुआ करता था। इट वुड अर्न लोकल महाराजा। इट हैपन 80 years ago and a little boy was traveled from earn a highest civilian award in the world, that was भारत रत्न। और यह छोटे से लड़के ने भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न को अर्जित करने के लिए एक लंबी यात्रा की है। व्हाट एसेंट का मतलब होता है जो पुराने समय में, ओल्ड एज में जो काम होता था। सिविलियन का मतलब होता है पर्सन हु इज नॉट एक्टिव ड्यूटी, मतलब जो सिविलियन अवार्ड होता है, मतलब भारत रत्न कहते हो उसको हम कहते हैं सिविलियन, राइट। अगर हम इस पैसेज को फिर से समझने की कोशिश करें कि 5 साल का बच्चा जिसका नाम बिस्मिल्लाह खां था, वो गिल्ली डंडा एक तालाब के किनारे खेलता था एक प्राचीन समय में डुमरांव बिहार में। और इसी तरीके से एक बिहार जी टेम्पल था, वहाँ पे वो भोजपुरी चैता गाने के लिए जाते थे। एक बड़ा सा लड्डू उनको मिलता था रिवॉर्ड के रूप में, जो कि 1.25 किलो का लगभग लड्डू होता था, लोकल महाराजा के द्वारा दिया जाता था। और ये 80 साल पहले होता था। और एक छोटे से बच्चे ने जो इंडिया का जो सबसे सिविलियन अवार्ड होता है भारत रत्न, उसको पाने के लिए उसने बहुत यात्राएं की हैं, बहुत लंबी यात्रा की है। अगर हम आगे बढ़ें तो आप देख पाओगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि द यंग बॉय टुक, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि द यंग बॉय टुक अ म्यूजिक अर्ली इन अ लाइफ। बट एक और चीज़ है जो हमें समझना पड़ेगा। अगर हम इस पैसेज के बाद इस पैसेज को समझने की कोशिश करें जिसमें लिखा हुआ है born on 21st March 1916, बिस्मिल्लाह belong to well-known family musician from बिहार। और 21 मार्च 1916 को जन्मे बिहार के प्रसिद्ध जो संगीतकार परिवार थे उनमें से बिस्मिल्लाह खां का संबंध था। और उनके दादा रसूल बख्श खान, जो कि एक शहनाई नवाज थे और भोजपुर के राजा के दरबार में शहनाईवाज थे, शहनाई बजाने वाले थे। उनके पिता पैगंबर बख्श अन्य पैतृक जो पूर्वज थे उनमें भी महान शहनाई वादक हुए। तो ये सारी चीजें हैं किनके बारे में, बिस्मिल्लाह खां के बारे में। तो चलिए अब आगे के पैसेज में हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या चीजें दी हुई है। द यंग बॉय टुक अ म्यूजिक अर्ली इन अ लाइफ। द यंग बॉय टुक द म्यूजिक अर्ली इन लाइफ एट द एज ऑफ 3 when his mother took him to her maternal uncle house in Banaras, now Varanasi. Bismillah was fascinated watching the uncles practicing the sehnai. आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि जो यंग लड़का था, युवा लड़के ने जल्द ही संगीत के जीवन को धारण कर लिया था। और 3 वर्ष की उम्र में जब उनकी माँ उसे अपने मामा के पास बनारस ले आई, जो कि अब वाराणसी हो गया है। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड, बिस्मिल्लाह जो थे वो अपने मामा को शहनाई का अभ्यास करते देख बिल्कुल मोहित हो गए थे, मतलब बिल्कुल फैसिनेटेड हो गए थे प्रैक्टिस जब देख रहे थे अंकल की कि कैसे शहनाई के साथ कर रहे हैं। शून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड accompanying हिज अंकल, और बहुत जल्द ही बिस्मिल्लाह ने अपने मामा अली बख्श के साथ, जो बनारस के विष्णु मंदिर में जाना शुरू कर दिया था। अली बख्श
to the temple of Vishnu, Banaras, where Bux was employed to play सेहनाई। और विष्णु मंदिर में जाना शुरू कर दिया था जहां वक्स को सेहनाई बजाने के लिए नियुक्त किया गया था। Ali Baksh would play the Sehnai and Bismillah would sit competitively for the hours at the end. Slowly, he started getting elation in playing the instrument and he would sit practicing throughout the day. और जहां बख्श को शहनाई बजाने के लिए नियुक्त किया गया था, जो अली बख्श जो थे वो शहनाई बजाते हुए अंत तक, अली बख्श शहनाई बजाते हुए और बिस्मिल्लाह का अंत तक कई घंटों तक वहां बैठे रहते थे, मोहित होकर के बैठे रहते थे। और धीरे धीरे स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेशन, और धीरे धीरे उन्होंने जो यंत्र था उसको बजाने की प्रैक्टिस करनी शुरू करी इंस्ट्रूमेंट के साथ में। शी वुड प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और दिन भर बैठकर अभ्यास करते थे। फॉर ईयर्स कम टू टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगल माया एंड बैंक ऑफ गंगा, गंगा के किनारे, बिकम अ यंग अप्रेंटिस, फेवरेट हाउंड टू अ गुड प्रैक्टिस इन द सॉलिट्यूड। आप कह सकते हो कि आगे आने वाले कई वर्षों तक बालाजी, मंगल मैया के मंदिर और गंगा के तट पर युवा जो प्रशिक्षु के पसंदीदा स्थल बन गए थे, वो जहां एकांत में अभ्यास कर रहे थे। और द फ्लोइंग वाटर ऑफ गंगा, गंगा का बहता हुआ पानी, इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज द इन्वेंट रागस, और जो गंगा का बहता हुआ पानी था उसको सुधार करने के लिए, अपने जो राग थे उनका आविष्कार करने के लिए प्रेरित किया, और जिन्हें पहले सेहनाई की सीमा से परे माना जाता था, सी बियॉन्ड द रेंज ऑफ सेहनाई, जिसे उसकी सीमा से परे माना जाता था। फैसिनेटेड का मतलब होता है स्ट्रांगली इंटरेस्टेड हो जाना और मोहित हो जाना किसी के द्वारा। हाउंड का मतलब होता है किसी हैबिचुअल चीज पे आप लगातार जा रहे हो, और सॉलिट्यूड का मतलब होता है बिल्कुल समाधि में लीन हो जाना, अलोन रहना, बिल्कुल उसको हम कहते हैं सॉलिट्यूड, राइट। अगर आप फिर से इस सारी चीजों को आप देखें तो आप समझ पाओगे कि एक यंग लड़का जिसकी जिंदगी में म्यूजिक बहुत पहले ही आ चुका था। जब वो 3 साल के थे तो उनकी मम्मी ने अपने मामा के यहाँ ले गई थी जो कि बनारस में था, अब वो वाराणसी हो गया है। बिस्मिल्लाह फैसिनेटेड थे अपने मामा को प्रैक्टिस करते हुए देख सेहनाई के लिए, और बहुत ही फैसिनेटेड थे अंकल को देख करके। जल्दी ही बिस्मिल्लाह उन्होंने अपने अंकल के साथ में जो उनके मैटरनल अंकल थे उनको अपॉइंट किया गया था विष्णु टेम्पल में बनारस के अंदर, जो कि वहाँ पे एम्प्लॉय थे सेनाई बजाने के लिए। अली बख्श जब वो सेनाई बजाते थे तो बिस्मिल्लाह घंटों तक उनके साथ में बैठे रहते थे। स्लोली धीरे धीरे उन्होंने उन लेशंस को सीखना स्टार्ट किया, इंस्ट्रूमेंट के साथ में बैठे रहते थे, प्रैक्टिस करना शुरू किया, थ्रू आउट द डे पूरा दिन प्रैक्टिस करते थे। और फॉर ईयर्स आने वाले कुछ सालों में ही बालाजी, मंगल मैया के मंदिर, गंगा के किनारे बैठ करके यंग जो अप्रेंटिस होते हैं उनके फेवरेट वो जगह बन गए थे, रेगुलर वहां पे जाते थे। एंड ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, वो अकेले एकांत में बैठ करके प्रैक्टिस करते थे। गंगा का फ्लोइंग वाटर, बहता हुआ पानी इंस्पायर्ड करता था इम्प्रोवाइज करने में, इम्प्रूव करने में, राग को इन्वेंट करने में। दैट वर अर्लियर कंसिडर, जो पहले माना जाता था कि वो इसके पहले सेनाई की सीमा से परे माना जाता था। कह सकते हो कि एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, और 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह अपने मामा के साथ इलाहाबाद का जो संगीत सम्मेलन में गए। और एट द एंड ऑफ रेटिकल उस्ताद फयाज खान पैटेड टू द यंग बॉय बैक said वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। और उसने उनके जो गायन था, जो अंत में जो उस्ताद फयाज खान थे, और उस युवा लड़के की पीठ थपथपाई और कहा, कड़ी मेहनत करो, तुम इसे बना लोगे, यू शैल मेक इट। With the opening of All India Radio Station, All India Radio in Lucknow 1938, came Bismillah big break. जब वो ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन ओपन हुआ तो 1938 के अंदर वो आए लखनऊ में, जो आकाशवाणी का उद्घाटन के साथ बिस्मिल्लाह को एक बड़ा मौका मिला। वो जल्द ही शी बिकेम एंड ऑफ्टन ईयर सेनाई प्लेयर ऑन द रेडियो, और वो जल्दी रेडियो पर एक अक्षर सुनाई देने वाला सहनाई वादक बन गए थे। और यहाँ पे कुछ आपको मिलेंगे मीनिंग्स। कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है जहाँ पे मीटिंग होती है, डिस्कशन होता है, सेमिनार्स होते हैं, उनको कॉन्फ्रेंस हॉल कहते हैं। और रेटिकल का मतलब होता है एक सिमिलर एंटरटेनमेंट फील्ड, जो उसी के फील्ड के थे फयाज खान, उन्होंने उनकी पीठ थपथपाई। देखिए
When India gained independence, जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली, तो बिस्मिल्लाह खान became a first Indian to greet the nation with his सेनाई। बिस्मिल्लाह खान अपने सेनाई से राष्ट्र को शुभकामना देने वाले पहले भारतीय बने। He poured his heart out into the rag coffee from the Red Fort to an audience which include Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave a famous tryst with Wednesday speech। और उसके बाद आप कह सकते हो कि अपने राष्ट्र को सहनाई देने के लिए लाल किले से जब बिस्मिल्लाह खान ने अपनी सेनाई को शुभकामना देने वाले पहले भारतीय बने, उसने लाल किले से दर्शकों, जिसमें महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू शामिल थे, राग के लिए काफी दिल उड़ेल दिया, जिन्होंने बाद में अपना एक प्रसिद्ध भाषण दिया, भाग्य के साथ भेंट, ट्रस्ट विथ अ डेंसिटी। बिस्मिल्लाह खान हैज अ मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस। और बिस्मिल्लाह खान ने भारत और विदेशों में भी, इवन न सिर्फ भारत और बल्कि अब्रॉड में मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस दिए हैं। His first trip abroad was Afghanistan, where King Zakir Shah, so taken by the maestro in the gifted him priceless Persian carpet to other souvenir। देखिए, जब उन्होंने पहली जो उनकी विदेश यात्रा थी वो अफगानिस्तान की थी, जहाँ के राजा जहांगीर शाह उस्ताद ने इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने अमूल्य फारसी कालीन जो थी वो उसको स्मृति चिन्ह में भेंट किए। और द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट ओनली हु फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह म्यूजिक। केवल जो अफगानिस्तान के किंग थे वही केवल फैसिनेटेड नहीं हुए, वही केवल मोहित नहीं हुए बिस्मिल्लाह खान की म्यूजिक से। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले द फेस्टिवल एट द नेम फिल्म आफ्टर इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी सहनाई। और बल्कि वही नहीं हुए थे, एक फिल्म निर्देशक थे विजय भट्ट, उन्होंने एक समारोह में बिस्मिल्लाह खां के वादन को सुनने के बाद इतने प्रभावित हुए कि इस वाद्य यंत्र के नाम पर गूंज उठी सहनाई से एक फिल्म का नाम रख दिया, गूंज उठी सहनाई, राइट। और वो एक हिट फिल्म थी। आपको बता दूं मैं, पॉड का मतलब होता है इमिट टू प्रोपेल, राइट, और अबॉर्ड का मतलब होता है विदेश, अपने सर्कुलेशन से अलग, अपने सर्कुलेट से अलग। फैसिनेटेड का मतलब होता है मोहित हो जाना किसी चीज से, स्ट्रांगली इंटरेस्टेड जब आप होते हो किसी चीज में, उसको हम कहते हैं फैसिनेट हो जाना। अगर हम फिर से इस पैसेज को समझने की कोशिश करें तो आप कह सकते हो कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो बिस्मिल्लाह खां पहले ऐसे व्यक्ति बने जिन्होंने इंडिया को ग्रीट किया, नेशन को सहनाई के साथ में। उन्होंने पूरा अपना हार्ट दिल जो था वो पूरी उड़ील के रख दिया। राग जो काफ़ी थे, रेड फोर्ट में जो उनके ऑडियंस थी, इवन की महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन सबको मोहित कर दिया था उन्होंने। और इसके अलावा उन्होंने एक फेमस स्ट्रीट थी ट्रस्ट विद डेंसिटी, भाग्य के साथ ट्रस्ट, आप कह सकते हो कि उन्होंने जो स्पीच दी थी उसमें था अपने भाग्य के साथ भेंट, राइट। और बिस्मिल्लाह खां ने अपने बहुत मेमोरेबल परफॉर्मेंस दिए हैं इंडिया के अलावा विदेशों में भी। और उनकी जो फर्स्ट अब्रोड की जो ट्रिप थी वो अफगानिस्तान की थी, जहाँ के किंग शाह ने उनको एक जो अपनी कॉलिन थी उनको भेंट दी थी, पर्शियन कारपेट थी उनको भेंट दी थी। केवल अफगानिस्तान के किंग ही नहीं मोहित हुए थे, उनसे फैसिनेट नहीं हुए थे, बल्कि बिस्मिल्लाह खां के म्यूजिक से एक फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट भी बहुत इम्प्रेस थे। और जब उन्होंने बिस्मिल्लाह खां को फेस्टिवल्स में प्ले करते हुए देखा तो एक फिल्म का नाम उन्होंने रखा इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी सहनाई, राइट। अब द फिल्म वॉज अ हिट, और ये फिल्म थी वो बहुत ही हिट थी। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खां कंपोजिशन, द फिल्म वॉज हिट एंड वन बिस्मिल्लाह खां कंपोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया टर्न आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर। वो फिल्म जो थी वो हिट थी और बिस्मिल्लाह खां की रचनाओं में एक दिल का खिलौना है टूट गया एक राष्ट्रव्यापी चार्ट बस्टर निकला। और डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस, और इस कह सकते हो कि इस ह्यूज सेकुलाइड वर्ल्ड बिस्मिल्लाह खां वेंचर्स ऑफ फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू, राइट, विजय भट्ट्स गूंज उठी सहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नेट वेंचर्स Senadi Apana, I just can't come to terms with the artificially glamour of the film world, she says with
एम्फेसिस। आप कह सकते हो कि जब ये बिस्मिल्लाह खां की रचनाएं थी, जैसे दिल का खिलौना है टूट गया, एक राष्ट्रव्यापी चार्टबस्टर निकला, और सेकुलाइड की इस दुनिया में बड़ी सफलता के बाद फिल्म संगीत में बिस्मिल्लाह खां की दो ही रचनाएं थी। एक विजय भट्ट की गूंज उठी सहनाई, और विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ फिल्म शनादी अपन्ना, आई जस्ट कांट कम। और वे जोर देते हुए कहते हैं कि मैं सिर्फ फिल्मी दुनिया की जो कृत्रिम और ग्लैमर्स के साथ तालमेल नहीं बिठा सकता। ही सेज विथ एम्फासिस कि आई द टर्म्स विथ आर्टिफिशियली ग्लैमर ऑफ फिल्मर्स, ही सेज आई कांट एम्फासिस, मतलब मैं उनके साथ में ताल नहीं बिठा सकता। और यहाँ पे कुछ मीनिंग्स हैं, जैसे कि कंपोजिशंस का मतलब होता है एक्ट ऑफ कंबाइनिंग पार्ट, जहाँ पे आप चीज़ों को कंबाइन नहीं करते हो। ग्लैमर का मतलब होता है एक क्वालिटी फैसिनेटिंग का, अट्रैक्ट करते हैं, जहाँ पे एम्फासिस का मतलब होता है और कि उन्होंने बिल्कुल ये एम्फेसिस अपनी भावनाओं के साथ वो चीज़ उन्होंने कही थी। यहाँ पे फ्लैशिंग वर्ड लिखा हुआ है, जिसे आर्टिफिशियल फ्लेड कहते हैं आप। और अगर इस फिर से इस पैसेज को समझने की कोशिश करें कि वो फिल्म हिट थी, और बिस्मिल्लाह का कंपोजिशन में दो ही चीज़ें थी, एक दिल का खिलौना है टूट गया, वो नेशन वाइड चार्ट बस्टर हुई। और इस ह्यूज सक्सेस के बाद सेकुलाइड वर्ल्ड में बिस्मिल्लाह खान के वेंचर्स की दो ही फिल्में थी, एक तो गूंज उठी सेनाई, और विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ में सनादी अपन्ना। और उन्होंने कहा आई जस्ट कैन नॉट कम, उन्होंने कहा कि मैं इस आर्टिफिशियल ग्लैमर के साथ फिल्मी वर्ल्ड में तालमेल नहीं बिठा सकता। और आगे बढ़ते हैं। अवार्ड एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। बिस्मिल्लाह खान became a first Indian to be invited perform at prestigious Lincoln Central Hall, the US of America। और पुरस्कार और मान्यताएं अधिक तेजी से आई। बिस्मिल्लाह खान संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल में प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित होने वाले पहले भारतीय बने। और उन्होंने ही ऑल्सो टुक अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड एक्सपोजिशन ऑफ मॉन्ट्रियल इन द कैनवास आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर। और उन्होंने जो मॉन्ट्रियल में कान कला महोत्सव में जो वर्ल्ड प्रदर्शनी थी, विश्व प्रदर्शनी थी, ओसाका व्यापार में भी के मेले में भी हिस्सा लिया। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, तारा मोहजिक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने फेमस हो गए कि तेहरान में एक सभागार उनके नाम पर ताहर मौसीके उस्ताद बिस्मिल्लाह खान रखा गया। नेशनल अवार्ड लाइक टू बी पद्म श्री, पद्म विभूषण वॉज कन्फर्ड टू हिम। जो नेशन के अवार्ड होते हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार, जैसे कि पद्म श्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, राइट, से उन्हें सम्मानित किया गया। और अगर हम मीनिंग्स को देखें, रिकॉग्निशन का मतलब होता है जब आप किसी को एक रिकॉग्नाइज करते हो। प्रेस्टिजियस का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, रेपुटेशन, ऑनर्ड जब किसी को, या कन्फर्ड का मतलब होता है आप बिल्कुल अवॉर्डेड होते हैं किसी चीज़ के लिए। तो यहाँ पे अवार्ड और जो रिवॉर्ड थे बहुत तेजी से उनके पास आए। और बिस्मिल्लाह खां इंडिया के पहले ऐसे व्यक्ति बने जो कि लिंकन यूएस के अंदर प्रेस्टिजियस परफॉर्मेंस दी, पहले व्यक्ति बने। और वहाँ पे लिंकन सेंट्रल हॉल में पहले इनवाइट किए जाने वाले पहले इंडियन थे। और वर्ल्ड एक्सपोजिशन मॉन्ट्रियल में कैनवास आर्ट फेस्टिवल के अंदर भी उन्होंने पार्ट लिया। सो वो बेकम इंटरनेशनली फेमस हुए। वहाँ के एक एडिटोरियम है तेहरान में जो कि उनके ही नाम पे है, तेहर मौसिक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। और नेशनल अवार्ड जैसे कि पद्म श्री, पद्म विभूषण, सारी जो अवार्ड्स हैं उन्हें दिए गए नेशन की तरफ से। इन 2021 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवॉर्डेड इंडियन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, दैट इज भारत रत्न। और 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न से सम्मानित किया गया। विथ कॉन्वर्टेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड ही इज ग्लिंटिंग विथ रेयर हैप्पीनेस साइड। और अपनी छाती पर आराम से लगे प्रतिष्ठित पुरस्कारों को दुर्लभ खुशी के साथ, चमकती आंखों के साथ उन्होंने कहा, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को संगीत सिखाओ,
यह हिंदुस्तान की सबसे अमीर परंपरा है। यहाँ तक कि पश्चिम भी अब हमारे संगीत को सीखने आ रहे हैं। उन्होंने कहा, आई वुड लाइक टू से टीच योर चिल्ड्रंस म्यूजिक, दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, इवन द वेस्ट आर नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक। इवन की जो पश्चिमी है वो भी आ रहे हैं हमसे सीखने के लिए। यहाँ पे कुछ मीनिंग्स हैं, जैसे ग्लिंटिंग का मतलब होता है क्विक फास्ट लाइटनिंग, ट्रेडिशन का मतलब होता है जो चलन में चीजें होती हैं उसको हम कहते हैं। और 2021 के अंदर उनको इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न दिया गया, जो कि बहुत सारे उन्होंने अपनी आंखों से लगा करके, अपने छाती से लगा करके हैप्पीनेस को महसूस किया। उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाओ, हिंदुस्तान की सबसे अमीर परंपरा है, रिचेस्ट ट्रेडिशन है, और जो पश्चिमी देश हैं वो भी अब सीखने के लिए आ रहे हैं। In spite having traveled all over the world, Khan Sahib is fondly called exceeding fond of Banaras and Durmam, and they remain him most wonderful towns in the world. और उन्होंने दुनिया भर में यात्रा करने के बावजूद खान साहब, जैसा इन्हें प्यार से कहा जाता है, वो बनारस और डुमराव से उन्हें बेहद लगाव है, क्योंकि वहीं से अपना बचपन शुरू किया था उन्होंने, और वे दुनिया के लिए सबसे अद्भुत शहर बने हुए हैं। द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स इन द वर्ल्ड। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड टू हिम हैड अ सेनाई स्कूल इन USA, and student promised to recreated atmosphere of Banaras by replicating the temples there। और लेकिन एक छात्र ने जब उनसे अमेरिका के एक सेनाई स्कूल का प्रमुख बनाना चाहा, तो वहाँ के छात्र ने वहाँ के मंदिरों की नकल कर फिर से बनारस का माहौल बनाने का वादा किया। और बट खान साहब आस्क्ड हिम इट वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। उन्होंने कहा, क्या वो गंगा नदी को वहाँ ले जा पाएंगे? लेटर ही रिमेम्बर्ड टू सेट, दैट्स व्हाई व्हेनेवर आई एम इन फॉरेन कंट्री आई कीप हियरिंग टू सी हिंदुस्तान। और उन्होंने कहा कि इस बात को याद किया और कहा जाता है कि यही वजह है कि जब मैं विदेश में यात्रा करता हूँ तो मैं हिंदुस्तान को देखने के लिए तरसता रहता हूँ। और वाइल इन मुंबई, जब मैं मुंबई में रहते हुए मैं सिर्फ बनारस और पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ। आई थिंक ओनली बनारस एंड होली गंगा, एंड वाइल द बनारस आई मिस यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव। और वो कहते हैं कि जब मैं बनारस में होता हूँ तो डुमराव के अद्वितीय मट्ठे की याद आती है मुझे। और इन सारी चीज़ों में कुछ मीनिंग्स, जैसे एक्सक्रीडिंग का मतलब होता है अनयूजुअल जो डिग्री होती है उसको आप कहते हो, एटमोसफेयर मतलब माहौल को बनाना, सराउंडिंग बनाना, रिमेम्बर मतलब याद करते हो जब आप इस चीज़ को, उसके बारे में बात की गई है। और अगर आप देखें ना यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल ऑल द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में यात्रा करने के बावजूद, जैसे उन्हें प्यार से खान साहब कहा जाता है, और वो बनारस और डुमराव से बेहद लगाव है उन्हें, मोस्ट। और ये दुनिया के सबसे वंडरफुल टाउन्स बने हुए हैं वर्ल्ड के। एक स्टूडेंट्स ने एक बार उनसे इज वंस वांटेड टू हेड अ सेनाई स्कूल, वो सेनाई स्कूल के हेड बनाना चाहते थे USA के अंदर। एक स्टूडेंट्स ने प्रॉमिस किया कि वो रिक्रिएट करेंगे वो एटमॉस्फेयर फिर से, बनारस को रेप्लिकेट करके टेम्पल्स को यहाँ पे। बट खान साहब ने बहुत ही प्यार से आंसर दिया, क्या तुम गंगा को यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर पाओगे? हाँ, लेटर रिमेम्बर्ड एंड सेड, उसने कहा कि दैट्स वाई व्हेनेवर आई फॉरेन कंट्री, उन्होंने कहा कि जब मैं फॉरेन कंट्री में होता हूँ मैं हमेशा हिंदुस्तान की तरफ देखता हूँ, और जब मैं मुंबई में होता हूँ तो बनारस और जो पवित्र गंगा है वो याद आती है, और जब मैं बनारस में रहता हूँ तो मैं मिस करता हूँ अपना यूनिक मट्ठा डुमराव के मट्ठे की याद आती है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया, one that effortlessly accepted that devout Muslims like him can very naturally play the Sehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जीवन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक आदर्श उदाहरण है। वह एक सहजता को स्वीकार करता है, जैसे कि धर्मपरायण मुस्लिम, जो कि एक धर्म से मुस्लिम, लेकिन काशी विश्वनाथ के मंदिर में स्वाभाविक रूप से हर सुबह सहनाई बजा सकता है। तो क्या कल्चर है, गंगा यमुनी तहजीब कही जाती है हमारे देश में। बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं और बहुत ही प्यारा सा लेसन है, जिसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन मैंने किया है।
इसकी मीनिंग्स को भी मैंने आपको बताया। हेरिटेज का मतलब होता है जो ट्रेडिशंस हमारे पास्ट में रहते हैं ना, उनको हम कहते हैं। डिवोटी मतलब होता है बिल्कुल डिवाइन वर्शिप जिसके अंदर होती है, जो बिल्कुल अंतर से जो पूजा के लिए तैयार होता है, धार्मिक होता है। वो मुस्लिम थे बट नेचुरली वो सहनाई प्ले कर रहे थे काशी विश्वनाथ टेम्पल में हर मॉर्निंग। देखिए, और अगर आप इन चीज़ों को समझना चाहते हैं तो आपको पता ही होगा कि जो उन्होंने बिस्मिल्लाह खान थे वो एक म्यूजिशियन थे बिहार के। अगर आप इन सारी चीज़ों को मैंने डिस्कस भी किया था आपके सामने, राइट। और अगर हम म्यूजिशियन के बारे में बात करें तो प्रोफेशनली होते हैं, स्किल्ड आर्ट होते हैं, उनको म्यूजिशियन कहते हैं। एंसेस्टर मतलब जो पास्ट में चीज़ें होती हैं। चलिए अब हम आते हैं अपने चैप्टर्स के क्वेश्चंस पे। अभी चैप्टर के क्वेश्चंस में क्या है? हाउ ओल्ड वॉज एल्विन एंड शी वेंट टू रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक? कितने साल की थी? वो 16 साल की थी जब वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में गई। When was her deafness first noticed? She was it confirm? उसकी जो श्रवण शक्ति की जो कमी थी वो कब महसूस किया गया? एल्विन डेफनेस वॉज नोटिस जब वो 8 साल की थी। कन्फर्म हेडमिस्टर्स, जो उसकी प्रधानाध्यापिका थी, जो हेडमिस्टर्स थी, उन्होंने उनको पेरेंट्स को बोला कि चेकअप करो। और जब वो 11 वर्ष की थी। हु हेल्प टू कंटिन्यू विथ मिस? किसने उसको मदद करी? व्हाट ही डू एंड से? एक रॉन फॉक्स थे जिन्होंने म्यूजिक को कंटिन्यू करने में मदद किया। उन्होंने कहा 2 बड़े से ड्रम्स दिए डिफरेंट नोट्स के, और लिसन, डोंट लिसन म्यूजिक थ्रो इट्स योर। उन्होंने कहा कि म्यूजिक को कानों से सुनने की कोशिश मत करो, सेंस करो अलग वे में। ये चीज उन्होंने कही थी। नेम ऑफ सम वेरियस प्लेसेस वेर कॉज विच एल्विन परफॉर्मेंस? अलग अलग परफॉर्मेंस के नाम बताओ जहाँ पे इन्होंने परफॉर्मेंस किया। ग्रैंड अटेंडेड द स्कूल्स विच नॉट बोरिंग हर, किड्स कम बैक एंजॉय। जहाँ पे उन्होंने बहुत सारी जगहों पे उन्होंने परफॉर्मेंस किया। और वाई और औरंगजेब ने बैन कर दिया था क्योंकि जो उसके कह सकते हो कि जो जो उन्होंने अलग अलग जगहों पे परफॉर्मेंस दी थी एल्विन ने। ये जो आंसर नहीं है इसका, राइट, ये अलग चीज है। नॉट बोरिंग टू किड्स बैक, राइट। देखिए, अगर मैं इसके आंसर्स को बताने की कोशिश करूं तो जो एल्विन थी उन्होंने एक रॉयल 1991 के अंदर रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी में उन्होंने परफॉर्मेंस किया, और भी अलग अलग जगहों पे किया, और अलग अलग अवार्ड्स मिले, प्रेस्टिजियस अवार्ड्स मिले उनको। सोलो में भी परफॉर्मेंस किया। ये 4th आंसर होगा। अगर हम 5th क्वेश्चन के बारे में बात करें कि व्हाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग पुंगी? पुंगी को क्यों बैन किया था? क्योंकि उसका जो साउंड था वो अनप्लीजेंट लगता था, उसको अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उसने उसको बैन किया। हाउ इज सहनाई डिफरेंट फ्रॉम पुंगी? सहनाई से पुंगी कैसे डिफरेंट थी? क्योंकि सहनाई की जो क्वालिटी थी वो बेटर थी। पुंगी एक शॉर्टर बबलिंग था जिसके अंदर सेंटर में, और लॉन्ग बॉर्डर थी वो एंड पे। लेकिन पुंगी से डिफरेंट थी। सहनाई के अंदर कुछ होल्स भी थे, 7 उसमें होल्स दिए गए थे। इस तरीके से वो डिफरेंट भी था। वे वॉज अ सहनाई प्ले ट्रेडिशनली? कहाँ पे ट्रेडिशनली प्ले किया गया? हाउ बिस्मिल्लाह खां चेंज दिस? बिस्मिल्लाह खां ने कैसे चेंज किया? सहनाई वॉज ट्रेडिशनल प्ले टू रॉयल कोर्ट में, पहले शाही दरबारों में ट्रेडिशनली बुलाया जाता था। फिर टेम्पल्स में, वेडिंग्स में नॉर्थ इंडिया की। बिस्मिल्लाह खां वॉज अ मोनार्क ऑफ सहनाई हु ब्रॉट इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, और क्लासिकल स्टेज पे लाने वाले बिस्मिल्लाह खां थे। When and how बिस्मिल्लाह खां गेट हिज बिग ब्रेक? कैसे उनको बिग ब्रेक मिला? देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो वहाँ पे उनको ब्रेक मिला। वो पहले ऐसे इंडियन बने जिन्होंने ग्रीट किया नेशन को सहनाई के साथ रेड फोर्ट लाल किला पे। और इसके अलावा लखनऊ के अंदर ऑल इंडिया रेडियो 1938 में जब बनाया गया तो रेडियो ओपन किया गया लखनऊ के अंदर। तो बिस्मिल्लाह खां उन्होंने वहाँ पे सहनाई पे प्ले करने वाले रेडियो पे पहले व्यक्ति बने, बहुत पॉपुलर हुए रेडियो पे भी। वाई डिड बिस्मिल्लाह खां रिफ्यूज स्टार्टेड सहनाई स्कूल इन यूएसए? सहनाई स्कूल को क्यों रिफ्यूज किया बिस्मिल्लाह खां ने वहाँ पे स्टार्ट करने के लिए यूएसए में, जब एक लड़के ने कहा कि आपको हेड बना दिया जाएगा यहाँ पे? सो बिस्मिल्लाह खां रिफ्यूज रिक्वेस्ट टू स्टार्ट एट सहनाई स्कूल इन यूएसए एज ही वुड नॉट टू अ लाइफ फ्रॉम हिंदुस्तान। वो हिंदुस्तान से दूर नहीं रहना चाहते थे, स्पेशली बनारस से, उसकी गंगा रिवर को, एंड जो डुमरांव था वहां से वो दूर नहीं रहना चाहते थे। सो आई होप कि ये जो चैप्टर है द म्यूजिक ऑफ साउंड वो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों ही पार्ट को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया है मैंने, और चैप्टर के जो आप कह सकते हो कि चैप्टर के अलावा जो इसके वर्ड्स मीनिंग्स थे उनको भी मैंने कवर किया, और आई होप की चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी।
अगर आपको लगता है ना कि फिर भी कोई डाउट है किसी भी तरीके का, तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव या सजेशन भी दे सकते हो. सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सो मच.